आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में आज हम अध्याय 6 के अंतर्गत प्रमेय 6.8 हल करेंगे। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है। इससे पहले हमने थेल्स प्रमेय को पढ़ा है। अब पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो इसका कथन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, कथन कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो देखिए, त्रिभुज होता है जिसमें 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन समकोण त्रिभुज वह होता है जिसमें कोई एक कोण 90 अंश का बनता हो। तो यहाँ पे हमने लिया है ए बी सी त्रिभुज लिया है, जिसमें जो बी कोण है ये बनता है 90 अंश का। ठीक है, ये बन रहा है यहाँ पे कितने अंश का, 90 अंश का। तो ये कहलाएगा समकोण। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण है, तो देखिए समकोण त्रिभुज जहाँ पे बनता है, समकोण त्रिभुज के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? ये कर्ण कहलाती है। ठीक है, और कर्ण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो ये हो गया लंब, और नीचे का जो बचता है वो आधार कहलाता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। तो क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज जो है इसमें कर्ण का वर्ग, तो यहाँ पे कर्ण कौन सा है? ये वाला कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण के हमारे पास में भुजा ए सी है। तो जो भुजा ए सी है तो इसका जो वर्ग आएगा, ठीक है, इसका जो वर्ग है शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब शेष भुजा कौन सी बची यहाँ पे? एक तो लंब बचा और एक आधार बचा। तो शेष दो भुजा मतलब ए बी, तो यहाँ पे हम ए बी का वर्ग, तो बोल रहे हैं ना कि शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो एक भुजा का वर्ग हमने कर लिया, तो इसमें दूसरी भुजा को भी जोड़ देना है। तो कौन सी भुजा बच रही है? बी सी बच रही है यहाँ पे। ठीक है, अगली भुजा कौन सी बच रही है? बी सी बच रही है। तो यहाँ पे जाएगा बी सी, इसका वर्ग। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा यहाँ पे ए बी और बी सी हो गई है। तो हमें यही यहाँ पे सिद्ध करना है। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना है। तो ये तो हो गया कथन। अब हमको जो प्रश्न में दिया गया है, जो कथन में दिया गया है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, कथन के बाद में दूसरा पॉइंट आता है, दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है? समकोण है। ठीक है, ये तो दिया हुआ है, ये हमने यहाँ पे लिख चुके हैं। उसके बाद में हमें क्या सिद्ध करना है वो भी अगला पॉइंट यहाँ पे हमको लिखना है। तो हमें सिद्ध करना है, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, ये वाला ए सी स्क्वायर, तो ये जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ रचनाएं करनी होगी। तो रचना क्या करनी होगी? देखिए, जैसा कि यहाँ पे कोण बी पे समकोण बन रहा है, तो इसको हम थोड़ा इस तरह से चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको हम अब ऐसा कर लेंगे। तो इस कोण से, इस कोण बी से इस वाली लाइन पे सी ए पर एक लंब बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से एक इस तरह का एक लंब बनाएंगे। इसको हम डी नाम दे देंगे यहाँ पे। तो त्रिभुज तो वही है, लेकिन थोड़ा इसको हमने चेंज कर लिया, थोड़ा पलट लिया इसको, और बीच से जहाँ पे समकोण बन रहा था वहाँ से हमने एक लंब बना दिया ए सी पर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लंब जो बनाया है, इसकी रचना जो की है वो भी यहाँ पे हमको लिख लेनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचना में कि बी डी लंब है ए सी पे। ठीक है, बी डी लंब है ए सी पे। तो इसे हम एक अन्य चित्र के माध्यम से इस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो हम चित्र को पलट लिया है, ए बी सी, यहाँ पे जो समकोण था वो तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ से हमने बी डी को एक लंब बना लिया है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं रचना में। तो रचना में क्या लिखना है हमको? तो रचना में लिखना है कि बी डी लंब बनाया गया है ए सी पर। ठीक है, बी डी लंब है ए सी पर, या इसको हमने खींचा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ए डी लंब खींचा ए सी पर, बी डी लंब खींचा ए सी पर, इस तरह से। अब इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। तो इसकी जो उत्पत्ति है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमने लाइन बनाया है, तो जो लाइन हमने जो लंब बनाया है, इससे क्या हो रहा है कि हमको दो त्रिभुज मिल जा रहा है। पहला त्रिभुज ए बी डी मिल जा रहा है, दूसरा मिल जा रहा है बी सी डी मिल जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि एक जो प्रमेय है 6.7 प्रमेय कहती है
कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, ठीक है, कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। तो इस आकृति में देखिए, इस कथन में देखिए, तो कथन क्या कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज, ठीक है, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष में, तो इस त्रिभुज का समकोण शीर्ष क्या था, बी था, ठीक है, वाले शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, तो यहाँ से एक कर्ण वाली लाइन है, इस पे डाला गया लंब जो होता है, तो लंब डाला जाए तो इस लंब द्वारा बने त्रिभुज, ठीक है, इस लंब द्वारा बने दो त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो त्रिभुज बनेगा वो इस पूरे त्रिभुज का क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है, समान रूप वाला होगा। अब समरूप क्या होता है, हम परिचय वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये जो कहना चाहिए कि त्रिभुज बनेगा, ये संपूर्ण त्रिभुज का समरूप तो होगा, साथ ही ये दोनों त्रिभुज भी समरूप होंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको हम यहाँ पे कि त्रिभुज ADB, ठीक है, त्रिभुज ADB समरूप है, किसके समरूप है, तो ये समरूप है BCD के, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये समरूप है ABC के। तो त्रिभुज ABC, ठीक है, ये जो है ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है और ये दोनों आपस में भी कैसे हैं, समरूप हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ADB, ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप है। संपूर्ण त्रिभुज कौन सा है, ABC है। तो समरूप होने के कारण हमने परिचय वाली वीडियो में पढ़ा है, इसमें दो कंडीशनें बनती हैं। क्या बनती है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ठीक है। एक ही अनुपात में कहने का मतलब, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा अलग त्रिभुज बना लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है, इस तरह से। ये वाला जो भाग है कौन सा है, ये है B और ये हो गया A और ये हो गया D, मतलब इतना भाग हमने इसको बाहर निकाल लिया है। तो दो त्रिभुज हो गए हैं ABC एक, और एक हो गया ABD हो गया, दो त्रिभुज हो गए। तो इनका जो अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात है, ये कैसा होगा, बराबर होगा। मतलब कि जितना AB होगा, मतलब कि AB, जितना भी AB होगा, ठीक है, उसके बटे में क्या हो जाएगा, ये वाला AB हो जाएगा। लेकिन ये दोनों तो एक ही है, तो बार अलग अलग लिखने की इसको आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि AD, कौन सा, ये वाला AD, ठीक है, या फिर इस वाले त्रिभुज का ये वाला AD, क्योंकि हम इसको बाहर निकाल लिया तो इसको मानते हैं AD। तो जो AD है इसके बटे में हम कर लें AB को, ठीक है, मतलब जितना ये होगा उतना ये वाला होगा बटे, तो ये संगत भुजा के बराबर होगा। कौन सी संगत भुजा, AB, ये वाली AB बटे AC के, ये वाली भुजा की, ठीक है। तो ये हमने परिचय वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इसको हम लिखेंगे, तो पहले तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रमेय 6.7 से, ठीक है। उसके बाद में, इसलिए जब ये संगत कोण कैसे हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो समरूप त्रिभुज होने के कारण यहाँ पे जो इनके संगत भुजाएं हैं AD बटे AB, ये बराबर हो जाएंगी AB बटे AC के, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इनका त्रियक गुणा हम कर देंगे, यहाँ पे कोष्ठक में लिखेंगे इस तरह से, त्रियक गुणा करने पर, तो यहाँ पे त्रियक गुणा हो जाएगा, तो AD का गुणा AC से हो जाएगा, तो AD गुणा AC। अब यहाँ पे AB है, यहाँ पे भी AB है, तो ये हो जाएगा AB का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 इसको हमने दे दिया है। अब फिर से हम इसी आकृति में आते हैं, तो फिर से हम इसी आकृति में आते हैं। अभी तो हमने ये वाला त्रिभुज लिया था, ठीक है, अब हमें ये वाला त्रिभुज लेना है, ठीक है। पहले हमने इस वाले को लिया था, अब हमें इस वाले को लेना है। तो जब ये वाला त्रिभुज पूरे त्रिभुज के समरूप था, तो ये वाला त्रिभुज भी पूरे त्रिभुज के कैसे रहेगा, समरूप रहेगा। तो इसे भी हम यहाँ पे लिखेंगे, त्रिभुज BDC समरूप है
त्रिभुज ABC के। ठीक है, कैसे हैं, समरूप है, किससे हैं, तो प्रमेय नंबर 6.7 से है। तो 6.7 को हमने अभी समझा है। ठीक है, तो BDC समरूप हो जाएगा ABC के। तो इसमें भी इसकी संगत भुजाएं कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो संगत भुजा कौन कौन सी है इसमें, तो संगत भुजा यहाँ पे हो जाएगी DC बटे BC बराबर हो जाएगी BC बटे AC के। ठीक है, ये संगत भुजाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए जो DC है ये वाली भुजा बटे में जाएगी किसकी, BC के। तो BC कहाँ पे है, ये वाला BC है। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, BC बटे AC के। तो BC बटे AC के इस भुजा के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इनका ये अनुपात हो जाएगा, मतलब भुजाओं का अनुपात। इसका त्रियक गुणा हम कर लेते हैं यहाँ पे, त्रियक गुणा करने पर, तो जैसे हमने ऊपर त्रियक गुणा किया है वैसा यहाँ पे भी करना है। जो DC का गुणा हमें कर लेना है AC के साथ में, और यहाँ BC है, यहाँ पे भी BC है, तो BC का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इससे हमें समीकरण नंबर 2 बना लेना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 हमने हमें बना लिया है। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, इतना भाग और इतना भाग पहले जुड़ जाएगा, फिर बराबर वाले दोनों एक साइड जुड़ जाएंगे। तो पहले क्या है, पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण को यहाँ पे जोड़ लेना है। तो पहला समीकरण क्या है हमारे पास में, ये वाला है। तो यहाँ से यहाँ तक पहले हम लिखेंगे और इसके साथ जोड़ेंगे। तो AD डॉट AC धन DC डॉट AC बराबर, यहाँ पे कितना है, AB है, तो AB का वर्ग हो जाएगा, धन यहाँ पे कितना है, BC, तो BC का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि AC इसमें भी है और AC इसमें भी है। तो AC को हम बाहर निकालेंगे इस तरह से। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे AD बचेगा। तो यहाँ पे हमने AC को बाहर निकाल लिया है, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे AD धन DC बचा। तो AC तो यहीं पे रहेगा। अब जो AD है ये वाला देखिए, AD यहाँ से यहाँ तक, और DC मतलब यहाँ से यहाँ तक। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे अब AD धन DC की जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे AC। ठीक है, बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। अब यहाँ पे AC गुणा AC है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC का वर्ग हो जाएगा, बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग। तो यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे देखिए AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, वही यहाँ पे हमको मिल गया AC स्क्वायर बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग, इति सिद्धम। ठीक है, इस तरह से पाइथागोरस प्रमेय भी हमारी कंप्लीट होती है। धन्यवाद।